हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का, बेसिकली ये है इंडिया एंड इट्स साइज एंड लोकेशन। बेसिकली इंडिया की जो साइज एंड लोकेशन है, इसके बारे में ये चैप्टर डील करेगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि इंडिया का जो हमारे ग्लोब में प्रॉपर लोकेशन क्या है, उसकी साइज़ क्या है। पहले तो हमें इसको पढ़ने से पहले आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अर्थ के बारे में, ठीक है। अब देखिए, ये जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ पता है सर्किल तो है नहीं, स्फेयर है, ठीक है। अर्थ क्या है? स्फेयर है। तो मतलब गोला है, एकदम गेंद जैसा, ठीक है। इसको एक लाइन बीच से, हॉरिजेंटल लाइन है जिसको हम लैटिट्यूड, जो अर्थ पे जो हॉरिजेंटल लाइन है, बेसिकली जो ऐसे ऐसे हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन ड्रॉ किया है, हॉरिजेंटल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, उसको लैटिट्यूड्स कहते हैं, एंड जो वर्टिकल लाइन है उसको लॉन्गिट्यूड करते हैं। तो अर्थ को बेसिकली, इस जो अर्थ है वो स्फेयर है, उसको बीच से एक जो लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है, और उसका एक अलग से भी नाम है इक्वेटर। तो ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर जो लाइन है, अर्थ को बेसिकली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। एक पार्ट का नाम होता है नदर्न, नॉर्थ, और एक का नाम होता है साउथ। तो ये जो अर्थ है, एक एक हेमिस्फेयर, एक स्फेयर है। स्फेयर मतलब बॉल, सर्किल नहीं, स्फेयर मतलब बॉल। और इसको, ये जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कहेंगे हम नदर्न हेमिस्फेयर। देखिए यहाँ पे हम इसलिए किस लिए समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे नदर्न हेमिस्फेयर। तो ये हेमिस्फेयर क्या है, इसके रिगार्डिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर देखिए, अगर अर्थ को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ऐसे अर्थ दिखेगा, ठीक है। ये आधा सर्किल कटा हुआ, ये सॉरी स्फेयर कटा हुआ। तो ये हो गया नदर्न हेमिस्फेयर, और इधर वाला हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये कौन डिवाइड करता है? लैटिट्यूड। अब देखिए, ये जो लैटिट्यूड ने, जो इक्वेटर बेसिकली है, वो इंडिया को जब 20 से डिवाइड किया है, तो इंडिया याद रखिएगा यहाँ ऊपर के साइड में है। मतलब इंडिया बिलोंग्स टू नदर्न हेमिस्फेयर, नॉट फ्रॉम सदर्न हेमिस्फेयर। इंडिया जो बेसिकली है वो नदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के पास से होते हुए ग्रीनविच से गुजरता है, ठीक है। अगर उसकी बात करें तो वो हमारे हेमिस्फेयर को वेस्ट एंड ईस्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। वेस्ट एंड ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है, और लैटिट्यूडनल नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली यहाँ पे है। तो हम क्या कह सकते हैं, इंडिया नॉर्थ में, अगर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग तो नॉर्थ में है, और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है ईस्ट में है। तो हम इंडिया को कह सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंडिया जो है बेसिकली है कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। अब ये देखिए, वी ऑल नो इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। काफ़ी बड़ा है इंडिया, बेसिकली क्या है, बहुत ही बड़ा कंट्री है, ठीक है। अगर एक ऐसा नॉर्मल सा, हम एकदम एग्जैक्ट तो मैप नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया को देखा जाए, एक बहुत ही बड़ा, एक ह्यूज कंट्री है, वास्ट कंट्री है, जो नदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। नदर्न हेमिस्फेयर में कह सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट स्फेयर में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नदर्न हेमिस्फेयर में, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37। अब देखिए, जो हमारे बेसिकली ग्लोब में जो लाइंस है, लैटिट्यूड, ठीक है। अब ये जो लैटिट्यूड लाइन है 0 डिग्री है, तो इसके ऊपर जैसी बात है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसी तरह इसके नीचे 1 2 3 ऐसे जाएगा। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 पे ऐसे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर ये यहाँ पे देखा जाए तो इधर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे अगर लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से भी ऐसे जाएगा, और लैटिट्यूड के हिसाब से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, अब इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे, आप देखिए इंडिया जो है, देखिए अगर ग्लोब में देखा जाए, आप यूँ ऐसे समझिए कि अगर ग्लोब में हम इंडिया को ऐसे ड्रॉ करें, मतलब मान लीजिए यहाँ पे है इंडिया, बेसिकली ये है इंडिया। तो इंडिया जो हमारे जिस 2 लैटिट्यूड के बीच में आता है, याद करिए, इंडिया इंडिया जो है ना, हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में आता है, नदर्न हेमिस्फेयर। ये जो नदर्न हेमिस्फेयर मतलब जो इक्वेटर है उसके ऊपर आता है, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर आता है। तो ये मान लीजिए ये इक्वेटर की लाइन है, तो यहाँ 0 होगा।
तो इंडिया जो सबसे नीचे जो लाइन इंडिया को होते हुए जाती है तो वो है 8.4 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो लाइन है लैटिट्यूड, ये बेसिकली नॉर्थ में। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8.4 डिग्री नॉर्थ, और जो एकदम ऊपर वाला है जहाँ कश्मीर का पॉइंट टच करता है, ठीक है, बेसिकली अब तो लद्दाख हो गया, तो वहाँ पे 37.6 डिग्री नॉर्थ। तो इंडिया इन दो लैटिट्यूड के बीच में आता है। अगर लॉन्गिट्यूड के बीच में देखा जाए तो ऐसे इंडिया किन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जीरो स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा, तो यहाँ पहले आएगा 68, तो यहाँ 68.7 डिग्री ईस्ट। ईस्ट क्यों? हमने बता दिए इंडिया बेसिकली ईस्ट में है, इसीलिए यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा है ईस्ट। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में आपको ये क्लियर कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ये क्या सब है। ठीक है, तो इंडिया जो आता है 68.7 डिग्री ईस्ट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड किया जाए 68.7 डिग्री ईस्ट टू यहाँ पे आता है 97.25 डिग्री ईस्ट। तो ये है बेसिकली इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, आप लैटिट्यूडनल हमेशा याद रखिएगा जो नीचे वाला होगा, क्योंकि यहाँ से जीरो से यहाँ से ऊपर जा रहा है स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा 8.4 डिग्री नॉर्थ जो मतलब कम वाला होगा नीचे होगा, और ज़्यादा वाला 37.6 डिग्री नॉर्थ ऊपर होगा। इस तरह के यहाँ से जो 68 एंड 97, ये कम वाला हमेशा इधर होगा और ज़्यादा वाला हमेशा इधर होगा। ठीक है, अब इसके आप आगे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया का जो बेसिकली जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है, या वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ इंडिया वेस्ट है। अब ये मान लीजिए इंडिया का हमेशा रैंडम मैप बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया का सबसे ज़्यादा वेस्ट में आता है बेसिकली गुजरात। सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मार्जिन जो है इंडिया का गुजरात है, और सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मार्जिन जो है अरुणाचल प्रदेश, जिसका कैपिटल ईटानगर आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे देखिए ये है बेसिकली क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट है। ठीक है, और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? गुजरात है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा भी 68.7 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, एंड यहाँ पे लिखा 97.2 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर करना है। और देखिए यहाँ पे देखिए ये भी साथ में मेंशन दिया, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए इंडिया बेसिकली कितने किलोमीटर का है, तो ये 3214 किलोमीटर का, और ये 2933 किलोमीटर का। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी। तो इसके बाद देखिए बेसिकली क्या कर रहा है, अब हमने इंडिया का लोकेशन देखो, ये जो लैटिट्यूड लाइंस हो गया, लॉन्गिट्यूड लाइंस है, ये बेसिकली हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ही ड्रॉ किया। अगर आपको इसके डिटेल अगर जाना है, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, जैसे आप किसी भी लोकेशन पे हो, ठीक है, तो वो हम कैसे पता करेंगे? तो अगर आप कहते हो कि हम 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में हैं, और इतने डिग्री मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं 7.6 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, तो ये जो लाइन है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो हम पता कर लेंगे कि आपका लोकेशन ये है। ठीक है, बेसिकली ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये हम लोगों ने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। और आपको ये बेसिकली इसमें याद रखना है कि इंडिया किन दो लैटिट्यूड के बीच में आती है अर्थ में, जो 20 से इक्वेटर लाइन गया है, और इंडिया बेसिकली यहाँ और यहाँ आती है। ठीक है, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है। ठीक है, अब इंडिया की साइज की बात कर लेते हैं। तो इंडिया का जो साइज है बेसिकली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या हुआ है कि अगर आप स्क्वायर बनाओगे, स्क्वायर मतलब जानते हैं हम लोग जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, तो मतलब अगर आप स्क्वायर बनाओगे और ये जो 1 किलोमीटर होगा इसकी ये वाली साइड, तो ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये की भी 1 किलोमीटर, तो अगर अगर आप ऐसे ही एक स्क्वायर बनाओगे तो इंडिया में बेसिकली 3.28 मिलियन ऐसे स्क्वायर बन जाएंगे 1 1 किलोमीटर के। तो आप इमेजिन कर सकते हो तो इंडिया कितना बड़ा है। तो बेसिकली क्या है, इंडिया का जो साइज है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इसके लिए आपको ये समझना होगा, देखिए ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में देखिए इंडिया क्या है, एकदम छोटा सा है। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड को हम बेसिकली अगर वर्ल्ड का जो जियोग्राफी इसको अगर 100% हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इंडिया सिर्फ वर्ल्ड में 2.4% ही एरिया लिया हुआ है। सिर्फ 2.4, मतलब आप 2.5% याद रखिएगा इंडिया ने एरिया लिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ 2.5%। तो ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना, तो इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड।
और एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन पूछ दिया है, डू यू नो, मतलब इसमें डू यू नो में बेसिकली क्या पूछ रहा है कि आप क्या जानते हो कि जो सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का, जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, वो सबमर्ज हो गया था 2004 के सुनामी में। तो आपको ये भी हम बता देते हैं बेसिकली है क्या। अब देखिए, इंडिया जो है हमने बता दिया, उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ है। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया के यहाँ पे स्टेट्स हैं तो कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान एंड निकोबार। लेकिन आप अंडमान एंड निकोबार को आप ये देखिए तो ये बेसिकली ये इससे भी नीचे जा रहा है, ठीक है। मतलब इंडिया का अगर बेसिकली कहा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब सबसे साउथ वाला पॉइंट, इसको नहीं माना जाएगा, यहाँ पे माना जाएगा। तो एक इंडिया में सबसे साउथ का जो पॉइंट था, जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो जैसे ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ अंडमान एंड निकोबार में सबसे साउथ में ये पॉइंट था। तो जो सबसे साउथ में जो पॉइंट था बेसिकली, जो इंदिरा पॉइंट, 2004 में जो सुनामी आया था उसमें वो सब मर्ज हो गया था। सब मर्ज मतलब वो बेसिकली सी के अंदर चला गया, ठीक है, डूब गया वो एरिया। एक होता है इमर्ज, ठीक है, इमर्ज मतलब निकल जाना, ठीक है। ये है सबमर्ज, सबमर्ज मतलब डूब गया। अब देखिए, सुनामी वगैरह आता है तो बहुत सारे जो आइलैंड्स होते हैं छोटे मोटे, बेसिकली होता है डूब जाते हैं। तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट एक पॉइंट था, एक आइलैंड था जिसका नाम इंदिरा पॉइंट था, वो 2004 के सुनामी में डूब गया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप ये बात जानते हो कि नहीं, ठीक है। तो वैसे भी देखिए, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दें तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से सी लेवल लगातार राइज हो रहे हैं। राइज होने की वजह से अब यहाँ पे जो अब वर्ल्ड में देखा जाए तो ये जापान वगैरह कंट्रीज़ जो हैं, ये धीमी धीमी डूब रही हैं, ठीक है। एक वक्त आएगा ये सारी चीज़ें डूब जाएंगी। हम 2050 तक कहा जा रहा है मुंबई के भी कुछ हिस्से जो होते हैं वो डूब जाएंगे, क्योंकि लगातार ये जो ग्लेशियर्स हैं, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अंटार्कटिका रीजन में और यहाँ आर्कटिक रीजन के जो ग्लेशियर्स हैं, आइसबर्ग, वो लगातार पिघल रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो सी लेवल है लगातार ऊपर उठ रहा है। जाहिर सी बात है, जब सी लेवल ऊपर उठेगा तो जो काफ़ी नज़दीक होंगे पॉइंट जो लैंड, तो वो धीमे धीमे सी ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा। तो कुछ हिस्सा, ऐसा नहीं है मुंबई पूरा डूब जाएगा, लेकिन बहुत सारा हिस्सा डूब जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ साल पहले, 1000 साल पहले हो सकता है इंडिया कुछ बड़ा दिखता हो, ठीक है, ऐसा दिखता रहा हो, ठीक है। बहुत सारे एरिया डूब चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या 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 क्लियर कर लिया, इंडिया का लोकेशन किन दो लैटिट्यूड के बीच में आता है, किन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है, और इंडिया की साइज कहाँ है, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसको क्लियर कर लिया, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, एक बार आपको और याद रखना है, टॉपिक ऑफ, आप जैसे ये अर्थ को जो लाइन 20 से डिवाइड करती है जिसका नाम है इक्वेटर, ठीक है, जो दो पार्ट में इंडिया को वर्ल्ड सॉरी अर्थ को डिवाइड करती है, नदन एंड सदन। ये जो नदन है इसको भी एक बीच सा लाइन जाता है जिसका नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर, और ये सदन में भी एक बीच सा लाइन जाता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये भी बेसिकली साइंस ने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। अब जैसे आपको इसके बारे में अगर डीपली बताया जाए तो ये जो बेसिकली ये जो दो लाइन्स है, ये 23.5, ये 23.5, ये नॉर्थ में आता है, ये साउथ में। इन दो दो लैटिट्यूड के बीच बीच में जो सन रेज होता है सबसे सीधा पड़ता है, इस वजह से ये ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, बेसिकली हर दिन रेनफॉल होते हैं, और यहाँ पे पेड़े जो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। तो एक ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट हमने जियोग्राफी इन्वायरमेंट को भी समझने के लिए बनाया है, कि अगर कोई भी कंट्रीज़ इन दो लैटिट्यूड के बीच में आएंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एवरग्रीन, हालांकि वो अलग टॉपिक आ जाता है, हो जाता है, लेकिन हाँ, अगर इन दो कंट्री के बीच में अगर कोई भी, इन दो लैटिट्यूड के बीच में कोई भी कंट्री, तो वहाँ पे 100% एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, और वहाँ पे हर दिन बरसात होना ही है। वहाँ पे जो क्लाउड फॉर्म होंगे ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो वो तो क्लाउड की टॉपिक है, वो खैर वो अलग टॉपिक है। तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग को क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको ये पढ़ना है कि जो ये जो आप देखिए, इंडिया बेसिकली हमने बताया था ना, यहाँ पे है, याद रखिए ये यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली, अब देखिए ये इक्वेटर के तो ऊपर ही है, तो इंडिया का जो ये टॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के एकदम बीचों से जाता है और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, याद रखिएगा 2 इक्वल पार्ट में इंडिया को डिवाइड करता है।
तो आपको क्या याद रखना है बेसिकली कि ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर जब इंडिया के बीच से गुजरता है तो ये किन किन स्टेट से होते हुए गुजरता है। देखिए सबसे पहले तो हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट मार्जिन है, जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारा गुजरात, वहाँ से होते हुए ये हल्का सा आप देखेंगे राजस्थान का नीचे का एरिया कवर करता है हल्का सा, फिर यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश होते हुए और छत्तीसगढ़ होते हुए फिर झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे जो सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर, अब सेवन सिस्टर स्टेट कहा जाता है कि 7 बहनें हैं, और इसमें आ जाता है बेसिकली हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। तो ये 7 सिस्टर हैं। आप सबको इसका क्या करना है, कैपिटल याद करना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, आसाम का दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, नागालैंड का कोहिमा, ठीक है। तो ये सारी जो रीजन है इसका बेसिकली आपको कैपिटल याद रखना है। मणिपुर का इम्फाल होगा, मिजोरम का आइजवाल हो गया, त्रिपुरा का अगरतला हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको इसको कैसे याद करना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि टॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके पास ऑप्शन दे सकते हैं और उसमें कुछ इंडिया के स्टेट के नाम लिखेंगे और कह देंगे कि बताइए आप टॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से नहीं गुजरता, ठीक है। या तो कह सकता है टॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से गुजरता है। तो आप ये 7 सिस्टर में से याद रखिएगा, तो नीचे वाला त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो त्रिपुरा एंड मिजोरम है, त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला, मिजोरम का आइजवाल, इन दोनों स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल पे गुजरता है और ये झारखंड, ठीक है। ये 7 सिस्टर में आप 2 याद करेंगे, ठीक है। और ये गुजरात तो आपको याद रहेगा क्योंकि ये वेस्टर्न मोस्ट मार्जिन है, ठीक है। आइए देखिए आपको छत्तीसगढ़ को कैसे याद रखना है। याद रखिएगा जो इंडिया पता है ब्रिटिश के अंडर में थी, फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग स्टेट ओवर द ईयर फॉर्म होते रहे, ठीक है। तो पहले क्या था, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही में हुआ करता था, बाद में इसको अलग कर दिया गया। जाहिर सी बात अगर इसको अलग करके गया, मध्य प्रदेश को आपको ऐसे याद रखना कि इंडिया के मध्य में, मतलब बीच में, सेंट्रल में, और ये टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के एकदम बीच से जाता है। जाहिर सी बात मध्य प्रदेश के एकदम सेंट्रल से तो जाएगा ही, और मध्य प्रदेश से अगर छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ से होते हुए भी जाएगा, और छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड, झारखंड पहले बिहार का पार्ट था लेकिन इसको भी एक अलग स्टेट बना दिया गया, ठीक है। झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे त्रिपुरा एंड मिजोरम। बहुत इजी, आप राजस्थान कैसे याद करते सकते हैं, छोटा सा हिस्सा जाता है। मध्य प्रदेश आई होप तो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं प्रॉब्लम होगा, गुजरात में भी नहीं प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये वेस्टर्न मोस्ट मार्जिन है, और यहाँ त्रिपुरा एंड मिजोरम में नहीं प्रॉब्लम होगा। तो आपको ये बेसिकली रटना, अगर आप कोई ट्रिक लगा सके तो लगा लीजिए, जैसे GRM, या आपके माइंड में कोई भी ऐसा है तो कुछ कहानी जैसा बना के याद कर सकें तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश तो आप नहीं भूलेंगे। तो इन सब का आपको कैपिटल भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देंगे कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ क्या हैं, कोस्ट। आप भी देखिए हम आपको समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आगे आपसे पूछता है इसमें से बताइए कौन से कोस्टल स्टेट हैं। कोस्टल स्टेट मतलब जो इंडिया के कोस्ट में है, तो ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, इनके बीच में गोवा आ जाएगा, ठीक है। कर्नाटका आ गया, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अलग हुआ तेलंगाना, लेकिन तेलंगाना तो कोस्टल स्टेट तो है नहीं, ठीक है। ये तो मैं अलग से बता दिया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, फिर ये उड़ीसा, इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये कोस्टल स्टेट है, ठीक है। आगे आप जब अलग अलग क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। हालांकि आपको इंडिया का पूरा जो मैप है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में इस टाइम 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, एंड कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, 8, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो 9 हो गए, तो पहले 7 थे, फिर 9 हो गए, फिर 8 हो गए। सारा कहानी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे हुए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। बेसिकली पहले हमारे इंडिया में 29 स्टेट थे, तो जो 29 स्टेट हुआ करते थे, एक था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर 29th स्टेट था। जो जम्मू एंड कश्मीर को रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी बना दिया था। आप देखिए इंडिया में बेसिकली 2 चीज़ हैं, एक तो है स्टेट एंड एक है यूटीज़। ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे बेसिकली सीएम, यहाँ पे एक इलेक्शन होता है, वहाँ पे सीएम बैठते हैं, बेसिकली कुछ राइट्स दिए गए होते हैं, ठीक है, स्टेट्स को। लेकिन जो यूटीज़ होते हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठता है, ठीक है, गवर्नर, ठीक है। और ये स्टेट में हालांकि कुछ राइट दिए गए होते हैं, कुछ स्टेट्स जैसे पुलिसिंग वगैरह स्टेट के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, यूटीज़। तो इंडिया में इस टाइम 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज़।
पहले ये 29 था। 29 कैसे था? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट था, गवर्नमेंट ने इसको स्टेट से हटाकर बना दिया यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी बना दिया तो 29 से 28 हो गया, स्टेट तो हट गया। और पहले यूनियन टेरिटरी 7 थे, ठीक है, 7 थे। तो गवर्नमेंट ने जब इसको स्टेट बनाया तो इसको यूनियन टेरिटरी 2 बना दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। लद्दाख का कैपिटल लेह हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल हो गया श्रीनगर। तो यूनियन टेरिटरी 7 से बेसिकली हो गया 9, ठीक है, 7 से क्या हो गया, 9 हो गए। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने यहाँ, अब देखिए हमारे जो यूनियन टेरिटरी कितने हैं, अब ये देखें, एक हो गया लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पे एक दिल्ली इटसेल्फ, ठीक है। फिर ये जो पंजाब और हरियाणा का जो कैपिटल है चंडीगढ़, वो भी यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको यूनियन टेरिटरी इसलिए बना दिया क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा का दोनों का कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। दोनों का कैपिटल है तो जाहिर सी बात दोनों के ऑफिसेज, जो सीएम के ऑफिसेज होंगे यहाँ पे होंगे। अगर दोनों के ऑफिसेज, सीएम के ऑफिसेज इधर हो गए तो दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा, ठीक है, आप दोनों लोग कैपिटल सेम रखो, लेकिन ये जो चंडीगढ़ रीजन होगा ये यूनियन टेरिटरी होगा, ये बेसिकली हमारे अंडर में आएगा, लेकिन आप अपने ऑफिसेज यहाँ पे खोल सकते हो, ठीक है। तो पंजाब का भी कैपिटल चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़, तो हमारे पास 1 2 3 यूनियन टेरिटरीज हो गए, ठीक है। फिर हमारे पास चौथा ये लक्षद्वीप, पांचवा ये, ठीक है। फिर छठवां पौंडीचेरी, ठीक है। फिर दमन एंड दीव, आपको ये याद रखना है, दमन एंड दीव भी है, ठीक है, पौंडीचेरी भी है। तो बेसिकली कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये बेसिकली 8 इस टाइम है। तो बेसिकली ये जो पहले जो 7 थे, 7 पहले कैसे थे, ये चीज़ नहीं थे, ये चीज़ नहीं थे। और दमन एंड दीव अलग अलग थे, ठीक है। दमन एंड दीव, दादरा एंड नागरा हवेली को अब मर्ज कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, मर्ज करके अब एक बना दिया है। तो अब बेसिकली जब जम्मू एंड कश्मीर, पहले यूनियन टेरिटरी 7 थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी 2 बना दिया गया तो उसमें से बेसिकली हो गया 9। जब 9 हो गए तो 9 में ये जो 2 थे इनको मर्ज कर दिया गया, तो यहाँ से आ गए 8, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी बेसिकली हो गए 8। तो आपको ये चीज़ आप अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया का लोकेशन, ठीक है, किस लैटिट्यूड में आता है, किस लॉन्गिट्यूड में होता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और इंडिया के साइज़, ठीक है। और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार के नीचे, जो इंदिरा पॉइंट था वो 2004 के सुनामी में सबमर्ज हो गया, डूब गया, और ठीक है। और थोड़ा इंडिया का ग्लोब से रिलेटेड हमने थोड़ा क्लियर किया था, ठीक है। और इंडिया के स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हमने पढ़ा, और टॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से गुजरता है, और 7 सिस्टर स्टेट के बारे में हम देखा, और उसका कैपिटल भी आपको बताया। ये आपको इंडिया का मैप, इंडिया की स्टेट्स के लोकेशन अच्छे से आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। देखिए, अगर कंट्री के वाइज देखा जाए कंपैरिजन, तो ये देखिए सबसे बड़ा कंट्री जो है वर्ल्ड का। अब देखिए वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है, पहले ये पता होना चाहिए आपको। पहले हम कॉन्टिनेंट क्लियर कर देते हैं। एक हो गया एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कितने कॉन्टिनेंट हो गया बेसिकली, 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 कॉन्टिनेंट है। अर्थ में क्या है, 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब देखिए अगर कॉन्टिनेंट को आपको कहा जाए कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो बेसिकली है एशिया, ठीक है। एशिया एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और एशिया के इधर यूरोप है। इसको बेसिकली यहाँ से अलग कर दिया। आप देखिए वैसे ये तो ऐसे अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जो रशिया है, ये पूरा जो है यहाँ पे एक कंट्री है रशिया। रशिया एक ऐसा कंट्री है जो बेसिकली 2 कॉन्टिनेंट में आता है, मतलब वो एक तरीके से यूरोप में भी आता है और एशिया में आता है, इसलिए वो कह सकते हैं हम इन दोनों को मिला के कहा जाता है यूरेशिया। तो वो यूरेशिया में आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जो रशिया है वो 2 कॉन्टिनेंट में आता है। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, आपको ऐसे याद रखना है। सबसे नंबर 1 पे, 1 पे एशिया, फिर दूसरे पे अफ्रीका, 1 2, फिर तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पाँचवें पे ये, और छठवें पे ये, सातवें पे ऐसे ऐसे आना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कॉन्टिनेंट। और ओशियन का बारे में देखा जाए तो सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब देखिए इसका ये मार्जिन इधर दिख रहा है, तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। फिर ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में जो आ जाता है, ये अटलांटिक ओशियन है।
तो दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन आ जाता है। फिर ये इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन बेसिकली यहाँ तक है, इंडियन ओशन। फिर यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन पहले तो 4 ही ओशन होते, लेकिन आप एक मतलब पांचवा भी ओशन आ गया जिसका नाम है सदर्न ओशन, सदर्न ओशन, सदर्न ओशन, जिसको अंटार्कटिका ओशन भी कहा जाता है। ये जो एरिया बेसिकली ये सदर्न ओशन का है, ठीक है। और ऊपर के एरिया में बेसिकली है आर्कटिक ओशन, ये पूरा, ठीक है, आर्कटिक ओशन है, ठीक है। तो 5 ओशन भी हैं, ठीक है, बेसिकली 5 ओशन भी है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम बेसिकली डील कर रहे थे कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ रहे थे ना। इंडिया 7 लार्जेस्ट कंट्री, देखिए सबसे नंबर 1 पे रशिया आता है, फिर कनाडा आता है, फिर यूएसए आता है, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो आइए इसको मैप में देखते हैं, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे आता है रशिया। रशिया वैसे भी मैंने बताया 2 कॉन्टिनेंट में आता है, इतना बड़ा है कि बेसिकली 2 कॉन्टिनेंट में आता है, तो रशिया। फिर दूसरे नंबर पे है कनाडा, कनाडा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली है कनाडा। तो ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये यहाँ तक इतना है कनाडा, तो दूसरे नंबर पे कनाडा। और तीसरे नंबर पे अमेरिका, अमेरिका ये है, यूएसए, एक इसका पार्ट इधर है और एक अलास्का वाला रीजन इधर है, तो यूएसए आ जाता है तीसरे नंबर पे, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका चाइना को लिखा हुआ है, ठीक है, चौथे नंबर पे चाइना। तो ये जो चाइना बेसिकली ये है, चाइना काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तिब्बत को भी उसने कब्जा कर लिया है, ये तिब्बत वाला रीजन। तो चाइना, फिर ये यहाँ पे आ जाता है साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट, इसमें एक सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील, जिसका कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ठीक है, ब्राज़ीलिया कैपिटल। और यहीं पे अमेज़न रिवर भी आता है। और यहाँ पे देखिए, आप ये हमने बताया था ना 0 डिग्री लैटिट्यूड, इन 2 लैटिट्यूड के बीच में जो भी आएंगे यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, बारिश बहुत होगी, इसके वजह से यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़े। एक यहाँ पे तो जो है इसको बेसिकली लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, अमेजॉन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे कैंगो फॉरेस्ट, कैंगो रिवर के बगल में कैंगो फॉरेस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली कंट्री में 7th नंबर पे बेसिकली आता है इंडिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री। और सबसे नंबर 1 पे आता है रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, ये वाला भी यूएसए का पार्ट है, फिर चाइना, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और फिर आता है इंडिया। अब देखिए आप ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज होंगे कि ये कॉन्टिनेंट भी है। देखिए जब हम ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट कहते हैं तो ये जो न्यूजीलैंड है इसको भी इंक्लूड करते हैं, ये जब कॉन्टिनेंट कहते हैं तो इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जब कंट्री कहते हैं तो सिर्फ ये वाला। अब जैसे ये जो अफ्रीका है, ये पूरा इसको अफ्रीका भी कहा जाता है, लेकिन ये नीचे एक कंट्री भी है साउथ अफ्रीका, तो ये डजेंट मैटर। अगर हम यहाँ इंडिया का नाम एशिया ही होता, साउथ एशिया, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक बेसिकली हमारा बचा हुआ है। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये हमने देख लिया कैसे। और इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इज इतना। देखिए ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये इंडिया है, बेसिकली ये इंडिया है। तो इंडिया की जो बेसिकली लैंड बाउंड्री, हम यहाँ ये वाली कोस्टल बाउंड्री की बात नहीं कर रहे, लैंड बाउंड्री मतलब ये जो लैंड वाली बाउंड्री है ये, ठीक है, ये जो लैंड वाली बाउंड्री है देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे होते हुए फिर ऐसे, ठीक है। तो इंडिया की जो बेसिकली लैंड बाउंड्री है ये वाला पूरा, ये ऐसे इंक्लूड हो जाएगा। ये बेसिकली है 15,200 किलोमीटर का, ठीक है। और जो हमारा कोस्ट लाइन, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, अगर कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ लिया जाए, अगर कोस्ट लाइन को इसमें इंक्लूड कर रहा है अंडमान निकोबार को भी और लक्षद्वीप को भी। तो अगर कोस्ट लाइन पे, अगर कोस्ट लाइन की बात करा जाए तो ये जो कोस्ट लाइन है ये वाला रीजन ये, ठीक है, बेसिकली ये पूरा कोस्ट लाइन ये, और बेसिकली ये सब अंडमान निकोबार को इसको भी, तो ये सब मिला के इंडिया के जो किलोमीटर में देखा तो 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ये भी हमें पता है, ठीक है। देखिए इंडिया की ज्योग्राफी कमाल की है, ठीक है। यहाँ पे हमें हिमालयन रीजन, हिमालयन माउंटेन मिलेंगे, ठीक है, हिमालयन माउंटेन, ठीक है, जो ऐसे रन करता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली इंडिया के बारे में ही पढ़ना है, तो हम इंडिया के बारे में समझते हैं। तो ये जो हिमालयन माउंटेन है, कई ये यंग है, यंग इसलिए कहा जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है क्योंकि ये फोल्ड की वजह से फॉर्म हुए हैं। जब ये जो ये इंडियन प्लेट है, जब इंडियन प्लेट
एशियन प्लेट से जब टकराया तो ये वाला बीच वाला रीजन फोल्ड हो गया। फोल्ड की वजह से क्या हो गया, फोल्ड माउंटेन फॉर्म हुए। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो हाइट होती है पर ईयर 1 सेंटीमीटर अभी भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये लगातार एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ अप्रोच इन द सेंस, जैसे ये इंडियन है, ये इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, और ये जो एशिया वाला कॉन्टिनेंट है ये इधर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बढ़ने की वजह से यहाँ पे लगातार फोल्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए फोल्ड माउंटेन। अब इंडिया नॉर्थ में फोल्ड माउंटेन है, और वो फोल्ड माउंटेन भी बेसिकली दो टाइप्स के हैं। ठीक है, देखिए जो फोल्ड माउंटेन है बेसिकली इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किएगा। आप इसको सेकंड चैप्टर में डीप में पढ़ेंगे, लेकिन हम एक ओवरव्यू दे देते हैं। इस फोल्ड माउंटेन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, कि जो सबसे पहले फॉर्म हुए हैं उनको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। पहले तो आप समझ लीजिए ये हिमालय वर्ड कहाँ से आया है, हिमालयास। ठीक है, वर्ड आया है हिम। हिम मतलब होता है बेसिकली बर्फ, और आलय मतलब होता है घर। जैसे हम कहते हैं पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब होता है पुस्तकों का घर। ठीक है, इस तरह हिमालय मतलब हिमालयों का घर। पुराने के लोग जब इसको पढ़ा, पहाड़ वगैरह मतलब बर्फ वगैरह को देखते थे तो इनको लगता था ये बर्फ का घर है, इसीलिए इसका नाम ही रख दी हिमालय। तो आज भी हम इसको हिमालयन रेंज कहा जाता है। रेंज मतलब ये कॉन्टिन्यूअस जो माउंटेन रेंज होते हैं। और ये जो फॉर्म हुए हैं वो भी, ये जो फोल्ड माउंटेन है वो दो पार्ट में फॉर्म हुए हैं। ठीक है, एक बेसिकली वॉल्केनिक नेचर है जिसको ट्रांस हिमालयन कहा जाता है, और ट्रांस हिमालय में 3 माउंटेन रेंज है, मतलब 3 फोल्डिंग जो हुई है ऐसा 3 पैरेलल लाइन में हुई है। तो नंबर 1 पे हो गया काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। फिर उसके बाद आ जाता है फिर हिमालयन। हिमालयन में जो सबसे ऊंचा वाला है, ठीक है, आप सेकेंड चैप्टर में इसको हम डीपली आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो जो हिमालयन में ये भी तीन पार्ट में बने हुए। तो सबसे जो नदन मोस्ट है, सबसे नॉर्थ नॉर्थ वाला जो है बेसिकली उसका नाम है हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर सिवॉलिक्स। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय। ठीक है, ठीक है, तो जो जो ग्रेटर हिमालय उसी में जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो माउंटेन पीक्स हैं, जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में, इंडिया की लार्जेस्ट कंचनजंगा। ठीक है, इंडिया की माउंट एवरेस्ट नहीं, कंचनजंगा, क्योंकि वो सिक्किम में। ठीक है, नामचा बरवा, नामचा बरवा जो वो ब्रह्मपुत्रा को फोर्स करता है वो सदर्न मोस्ट साउथ की तरफ घूम जाए। ठीक है, फिर यहाँ नंगा पर्वत। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और बद्रीनाथ वगैरह जो उत्तराखंड में है, नंदा देवी, ये सारा चीज़ हम क्लियर कर देंगे। धौली गंगा ये सब जो नेपाल में है ये सब हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, धौलागिरी वगैरह, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, मसालू। ठीक है, ये सब जो पीक्स हैं। ठीक है, इसमें हालांकि ये आपको जस्ट ओवरव्यू हमने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहा जाता है, ये हमने आपको क्लियर कर दिया है कि यंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी हाइट लगातार अभी ये इवॉल्व कर रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है इसमें लगातार। ठीक है, इसीलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। यंग फोल्ड माउंटेन किस लिए कहा जाता है, इंडिया को बेसिकली, जो हिमालय को, उसको हमने क्लियर कर दिया। और इंडिया को बेसिकली नॉर्थ में वो बाउंड करता है, मतलब नॉर्थ रीजन में वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, नॉर्थन रीजन में। ठीक है, ये हम आपको समझा दिए। फिर अब इंडिया में देखिए, इंडिया को बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इंडिया के मतलब साउथ में देखा जाए, ये जो पेनिसुलर इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया पेनिसुला, देखो पेनिसुला क्या होता है, पेनिसुला वो रीजन होता है जो 3 साइड से ओशन से बाउंड होती है, घिरी होती है। ठीक है, तो इंडियन पेनिसुला 3 साइड से इंडियन ओशन, अगर बात करेंगे ओशन तो एक ही ओशन है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लेस है इंडियन ओशन में, इसीलिए ये जो इंडियन ओशन ये इंडिया के ही नाम से रख दिया, क्योंकि इसमें एक इंडियन ओशन में देखिए, अभी देखिए अगर आप इसमें मैप में देखिए तो ये इसको इंडियन ओशन, इसमें इंडिया के कमाल का मतलब जैसे लग रहा है कि ओशन इंडिया को ही बिलोंग करता है, इसलिए जो मतलब जोग्राफर थे इस ओशन को इंडिया के नाम से ही रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ कंट्रियाँ होती हैं, जैसे हम आपको एक नॉलेज के लिए बता देते हैं, जैसे ये चाइना, अब चाइना की यहाँ पे एक ओशन है साउथ चाइना सी, तो चाइना कहता है चाइना के नाम से है तो मेरा ये। ठीक है, तो खैर वो अलग टॉपिक है। तो आइए हम ये इंडिया के बारे में देखते हैं। तो इंडिया को बेसिकली दो तरफ, तीनों तरफ से घेरता है अगर पेनिसुलर इंडिया को, ये इंडियन ओशन। और जो इंडियन ओशन का दो जो स्मॉलर देखिए ओशन में, उसके स्मॉलेस्ट पार्ट को हम सी कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, और यहाँ पे रेड सी है। ठीक है, तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको सी कहा जाता है। तो इंडिया के हम कह सकते हैं वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है। और वेस्टर्न साइड में जो अरेबियन सी है उसी में बेसिकली है कहाँ, लक्षद्वीप अरेबियन सी में, और बे ऑफ बंगाल में के साइड ही है हमारा अंडमान एंड निकोबार। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंडिया का जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये हमने क्लियर कर दिया, और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है और कोस्ट लाइन बाउंड्री है ये भी क्लियर कर दिया।
फिर इंडिया के जो बॉन्डेड बाई ओशियन है और उसमें भी दो पार्ट जो है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, उसके बारे में क्लियर कर लिया है। अब इंडिया को हम बेसिकली अब इसके बारे में हम क्लियर करने वाले हैं। 82.30 डिग्री ईस्ट जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो बेसिकली इंडिया का डिसाइड करती है टाइम। ठीक है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या है, हमने ये क्लियर कर दिया। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है बेसिकली 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है वो भी क्लियर कर लिया। लेकिन जो टाइम का जो खेल है, इसको समझने के लिए आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे आपको ध्यान देना है। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का, अब ये आपको अब देख रहे हैं, ये जो एक लाइन है इसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन। बेसिकली ये जो लाइन है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये जो है 82.30 डिग्री ईस्ट जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर होते हुए गुजरती है। और ये जो लाइन है बेसिकली वो इंडिया की टाइम डिसाइड करती है। कैसे है हम अभी बताते हैं। अब देखिए जो अर्थ है बेसिकली ये जो है वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। अगर सन बेसिकली मान लीजिए सन इधर है, ठीक है, सन इधर है, तो सबसे पहले सूरज मतलब ये ऐसे रिवॉल्व कर रही है ऐसे की साइड। तो आप यहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझिए, अगर ये ऐसे रिवॉल्व कर रही है, सन इधर है, ठीक है, हम यहाँ इसका भी इमेज बनाया है, आप समझ लीजिए यहाँ पे ये वाला इंडिया वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले सन कहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे। सबसे पहले सन जो राइज होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सन यहाँ पे राइज हुआ, तो यहाँ पे राइज हुआ, फिर मान लीजिए यहाँ पे सुबह हो गई, हल्की सी सुबह हो गई। ठीक है, फिर सन राइज होते 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 फिर इस पोर्शन, क्योंकि ये रिवॉल्व हो रहा है, फिर ऐसे ये घूमेगा, तो फिर यहाँ पे भी राइज होगा, यहाँ पे राइज होगा। जब यहाँ पे राइज होगा, ठीक है, जब यहाँ पे सन राइज होगा तब हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, हल्का सा सन निकल गया। तो मान लो सर, इमेजिन कि सरकार ने कह दिया हल्का सा सन निकल गया, तो 5 बज गया, गर्मी के हिसाब से 5 बज गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हल्का सा सन निकला तो यहाँ यहाँ पे ऑलरेडी 1 घंटा पहले निकल चुका है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे 6 बजे वाला धूप हो गया होगा। अगर यहाँ पे 6 बजे वाला धूप हो गया होगा, यहाँ पे 5 ही बजे वाला धूप है, क्योंकि अभी सन यहाँ पे राइज हो रहा है। लेकिन जो टाइम जोन है इसके हिसाब से डिसाइड होगी। ठीक है, भले यहाँ 6 बजे वाला धूप है, लेकिन जो टाइम होगी वो 5 o'clock इधर भी कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अंधेरा ही है, अभी यहाँ पे तो सनराइज हुआ नहीं, लेकिन तो भी यहाँ पे 5 बजे, मतलब 5 बजे इधर, 6 बजे वाला उजाला है, और यहाँ पे 5 बजे 7 बजे वाला मतलब एकदम अंधेरा है, 4 बजे वाला। ठीक है, और यहाँ हल्की सी सुबह है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो गैप, तो ये आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए सन राइज हो गया है, यहाँ पे देखिए बेसिकली मानिए आप सन राइज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सन राइज हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए सन राइज हुआ है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से 2 घंटे बाद राइज होगी। मतलब मतलब ऐसे टाइम तो दोनों जगह का सेम रहेगा, क्योंकि टाइम ये डिसाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सन अगर यहाँ पे पहुँचेगी तभी हम मानेंगे, अगर यहाँ हल्का उजाला हुआ तो हम मान लेंगे 5 बज रहा है, भले यहाँ पे ज़्यादा उजाला हो गया और यहाँ पे अभी अंधेरा ही हो। ठीक है, हम 5 बजे मानेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ यहाँ का अगर एक्चुअल में देखा जाए गैपिंग, तो वो 2 घंटे का गैप हो जाता है, और यहाँ से इधर का 1 घंटे का गैप होता है, इधर का 1 घंटे का। सपोज दैट अगर आप यूपी में हो, आपके वहाँ सन जो हो गया वो ढल गया, मतलब सन राइज पहले हुआ है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है सन ढलेगा भी पहले। अगर ढल गया तो आप अगर मुंबई कोई रहता है या गुजरात यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट मार्जिन पे, तो आप पता करोगे वहाँ पे भी सन दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यूपी में रहते हो, आप यहाँ पे अगर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में कोई फ्रेंड है, तो आप उससे फ़ोन करके कहोगे क्या हुआ सन मतलब डूबा कि नहीं, तो कहेगा यहाँ तो 1 घंटे पहले ही डूब गया। ठीक है, तो ये हो जाता है डिफरेंस। तो हालांकि ये डिफरेंस इंडिया के लिए बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर इंडिया मान लीजिए बहुत ज़्यादा चौड़ा रहता है यूएसए जैसा, क्योंकि यूएसए ज़्यादा चौड़ा ही है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों, तब अगर मान लीजिए अभी 1 1 घंटे का गैप है यहाँ से, अगर अगर 12 घंटे 6 घंटे का गैप हो जाता, तो पता चलता है कि यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं 5 बजे सुबह, और यहाँ पे दोपहर 12 बजे वाला दोपहर हो गया, लेकिन ये लोग सुबह ही मांग रहे हैं, तो दिक्कत हो जाता है। इसीलिए अमेरिका इतना चौड़ा है, वहाँ पे 3 टाइम जोन है। ठीक है, और इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन है, क्योंकि 1 घंटे का बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, इसलिए इंडिया ने प्रेफर किया क्योंकि एक ही टाइम जोन रखा जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, तो ये जो होके गुजरता है यूपी से होके गुजरता है, इसमें हालांकि कुछ और है नहीं। ठीक है, ज़्यादा। ठीक है, तो अब आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये सारा क्लियर कर लिया कि इंडिया कैसे 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है और कोस्टल बाउंड्री कितनी है। ठीक है, और इंडिया जो बाउंडेड है ओशियन से, जो पेनिसुलर इंडिया है वो बेसिकली क्या है, बाउंडेड है ओशियन से। ठीक है,
जो पेनिसुलर इंडिया है वो ओशियन से क्या है, बाउंडेड है। तो अगर ये ओशियन से बाउंडेड तो ये इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन का भी दो पार्ट है, क्या, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन ओशियन है बेसिकली, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड है, और यहाँ पे है बेसिकली लक्षद्वीप, ठीक है। ये सारा हम क्लियर। और स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में हमने पढ़ लिया, 82.30 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो। और हाँ, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपको याद रखना है, ठीक है, 8.4 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे है। तो ये सारा चीज़ क्लियर आपको रखना है, ठीक है। और ये भी 68 वाला और 97.25 डिग्री ईस्ट वाला, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारा हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली इंडिया एंड द वर्ल्ड है, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, हालांकि हमने थोड़ा सा आपको मैप पर्सपेक्टिव तो ऑलरेडी मैंने दे दिया है कि इंडिया का काफ़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन है इंडियन ओशन में, इसीलिए इसके नाम से ही ये इंडियन ओशन रख दिया, और थोड़ा चाइना के भी कंट्रोवर्सी के बारे में बता दिया, ठीक है। तो आइए इसमें भी देख लेते हैं, हालांकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन लैंड मास, सेंट्रल लोकेशन है इंडिया का, ठीक है। देखिए इंडिया का जो ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और इसका जो इतना लॉन्ग कोस्ट लाइन है, तो ये इंडिया को क्या करता है कि एक तरीके से एडवांटेज देता है कि ये जो साउथ ईस्ट रीजन कंट्रीज़ हैं इनसे हम ट्रेड कर सकें, ठीक है, अच्छे से ट्रेड कर सकें, ठीक है। और ये सारी काफ़ी मतलब सहूलियत देता है, ठीक है। अगर किसी कंट्री के पास कोई कंट्री अगर बीच में लैंड लॉक्ड है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, लैंड लॉक्ड है। तो इंडिया का काफ़ी बड़ा कोस्ट लाइन तो इंडिया को ये हेल्प करता है कि इस्टेब्लिश क्लोज कांटेक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्टल, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, बेसिकली अफ्रीका। ये सारा इंडिया को बेसिकली एडवांटेज देता है कि आप ओशियन रूट से आप अलग अलग जगह से क्या करते हो, ट्रेड कर सकते हो और रिलेशन बना सकते हो, क्लोज कॉन्ट्रैक्ट। इस वजह से कोई किसी भी कंट्री के पास अगर मान लीजिए लॉन्ग कोस्ट लाइन है तो जाहिर सी बात है वो कंट्री आगे चल के बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखा गया, आप देखिए इसमें भी वही चीज़ रखा है कि नेम आफ्टर द, क्योंकि इंडिया का बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इसीलिए इंडियन ओशन उसके नाम से रख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक डू यू नो में कह रहा है कि आप जान रहे हैं कि स्विच कैनाल जो 1869 में ओपन हुआ इंडिया और यूरोप के बीच में का डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर कम कर दिया। तो आइए देख लीजिए, पहले देखिए ये जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये इंडियन ओशियन, यहाँ पे अरेबियंस है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है बेसिकली क्या है, यहाँ पे है हमारा रेड सी, ठीक है। अब ये जो रेड सी है यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ठीक है। मेडिटेरियन और रेड सी को एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्टेंस था, तो यहाँ पे एक कैनॉल बना दिया गया जिसका नाम रखा गया स्विच कैनॉल। इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो, अगर इंडिया की कोई शिप यूरोप जाना है तो इस स्विच कैनाल होते हुए आसानी से, ये यूरोप है, यूरोप में पहुंच गया इंडिया, ठीक है। तो आप देखिए पहले यूरोप यूरोप वाले को इंडिया आने का ऐसा घूमना पड़ता था, ठीक है, तब जाके ये वास्को ड गामा आए थे तो ऐसे आके यहाँ पे केरला के कलिकत में उतरे थे। लेकिन ये सुएज कैनाल ओपन होने से जो इंडिया और यूरोप का जो डिस्टेंस है 7,000 किलोमीटर से घट गया। तो याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड में बेसिकली यही है और काफ़ी पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दिया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिया एंड वर्ल्ड का ये भी एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मैरिटाइम कॉन्टेक्ट, ठीक है। भले ही इंडिया का देखिए इंडिया का मैरिटाइल कॉन्टेक्ट, आज इंडिया ज़्यादातर कंट्री से कॉन्टेक्ट करती है अपनी कोस्टल लाइन से, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी इंडिया का एक लैंड रूट्स भी है। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिमालयन स्ट्रेच है, यहाँ पे जो हिमालयन माउंटेन है यहाँ पे बाउंड करता है, तो यहाँ पे भी है हिंदुकुश माउंटेन। हिंदुकुश माउंटेन में आपको कई पासेस मिलेंगे। पासेस मतलब जहाँ से जगह, अब कोई माउंटेन है, माउंटेन में अगर पासेस नहीं रहेगा तो उस माउंटेन को पार कोई कैसे करेगा, ठीक है। तो जो पासेस हैं उसमें खैबर बोलान ये सब पासेस हैं। तो ये इंडिया को भले ही आज हमारा ओशियन रूट इतना बढ़िया हुआ कि हम अलग अलग कंट्री से आज हम मैरिटाइम मतलब बेसिकली ओशियन रूट, आज हम उससे कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो लैंड रूट है बहुत पुराना है, ठीक है। इसी लैंड रूट की ही मदद से याद रखिएगा वास्को ड गामा आए थे, ठीक है, इंडिया के पास यहीं पे रुक गए थे, ठीक है। तो जो अंबिका राजा था उनके यहाँ पे पूरस से यहाँ पे झेलम की नदी के बीच में उनसे वो हुआ था, पूरस की बहादुरी को देख के वो काफ़ी खुश हुए थे, ठीक है।
तो अम्भी का राजा तो उनके सामने सरेंडर कर दिया था। जब अलेक्जेंडर आए थे तो यहाँ पे मगध अम्पायर था, ठीक है, मगध अम्पायर था, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे धनानंदा राज करते थे। उसी टाइम कौटल्या थे यहाँ, कौटल्या जो गांधार गांधार रीजन है, ठीक है, बेसिकली गांधारा गांधार जो पाकिस्तान में है, टक्सिला यूनिवर्सिटी, वहाँ के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो ये सारे जो अगर आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो ये सारा कहानी जानते होंगे। तो ये जो लैंड रूट है इसी की वजह से अलेक्जेंडर जैसे जो ग्रीक लोग हैं वो इंडिया में आए। अगर वो इंडिया में आए, भले ही वो इंडिया के अंदर नहीं गए क्योंकि वो धनानंद के पावर्स को देख के उनके सैनिक डर चुके थे, ठीक है। तो क्योंकि धनानंद महापद्मनंदा काफ़ी पावरफुल मगध रूलर थे। फिर उनके जो बेटे धनानंद थे उसको तो चंद्र कौटल्या ने विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हरा दिया, ठीक है। तो वो बेसिकली एक अलग टॉपिक होता है, लेकिन तो भी महापद्मनंदा काफ़ी पावरफुल थे कि अलेक्जेंडर पूरी उस टाइम काफ़ी जो एशिया को काफ़ी जीत लिए, लेकिन उनके सैनिक यहीं पे रुक गए कि अब आगे हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमें पता चला है कि बहुत पावरफुल रूलर है। और हम मतलब वो बेसिकली यहाँ पे डर गए, उनके सैनिक सरेंडर कर दिए, तो अलेक्जेंडर को भी लौटना पड़े। भले ही अलेक्जेंडर यहाँ से लौट गए हों, ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ उनका एक कल्चरल कांटेक्ट हो गया, ठीक है। वो भले ही रुक गए उनके साथ जो कुछ इंडो ग्रीक्स आए वहाँ पे बैठे बसे इस रीजन पे, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे बसते गए। तो इंडिया और यूरोप के बीच में एक कल्चरल कांटेक्ट हुआ, बहुत ही पुराना ये कांटेक्ट है, याद रखिएगा इसको। इस कल्चरल कंटेंट की वजह से जो इंडिया की जो बहुत सारी विरासतें थी, उपनिषद, रामायण, रामायणा स्टोरीज, पंचतंत्र स्टोरी, पंचतंत्र मतलब हमारे जो शरीर 5 तत्वों से भरा है, ये सारे जो हमारे इंडियन न्यूमरल्स हैं, जो इंडिया ने बहुत सारी मैथमेटिक्स में खोज किया था, डेसिमल नंबर वगैरह, ये सारा यहाँ से यूरोप तक कैसे गया, क्योंकि ये यूरोप और इनके बीच में कांटेक्ट भी रहा और बीच में एक अरब कंट्री ने भी काफ़ी हेल्प किया कि यहाँ की जो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो यहाँ पे पहुँचाने के लिए। आप देखिए उपनिषद ही आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन उपनिषद ही जो हमारा सत्यमेव जयते है, ये उपनिषद से ही लिया गया है, ठीक है। सत्य की हमेशा विजय होगी, ठीक है। तो ये जो लैंड बाउंड्रीज है ये एक तरीके से इंडिया को ओवर द ईयर हेल्प किया है कि यूरोप एंड अरब के बीच में हमारा कल्चर कांटेक्ट मजबूत किया है, ठीक है, ठीक है। इंडिया के जो स्पाइसेस थे, जो टेस्ट थे, वो यूरोप तक कैसे पहुँचे, आखिर यूरोप तक पहुँचे तभी तो वास्को ड गामा जैसे लोग, जो पोर्चुगीज़ कंट्रीज़ थी, डच कंट्रीज़ थी, फ्रेंच कंपनीज थी, इंडिया कंपनीज, वो चाहती थी कि इंडिया तक चाहे जैसे पहुँचे। लेकिन बाद में यहाँ पे ऑटोमन अम्पायर का कब्जा हुआ इस रूट पे, तो यूरोपियन फिर इंडिया से कांटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमन अम्पायर मुस्लिम साम्राज्य का उदय हो गया, ठीक है। तो वो बेसिकली फिर ओशियन वे के थ्रू अफ्रीका को डाकते हुए इंडिया तक आए, ठीक है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं इंडियन स्पाइसेस, मतलब जो मसाले वगैरह थे वो काफ़ी उनको टेस्टी लगते थे, इस वजह से वो इंडिया बेसिकली ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, तो वो तो अलग स्टोरी हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कब्जा किया। लेकिन आपको बस इतना याद करना रखना है, भले ही आज इंडिया का मैरीटाइन रीजन से मतलब ओशियन रूट से हम अपना कांटेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन जो लैंड रूट कांटेक्ट है हमारा बहुत पुराना है। आपको जान के हैरानी होगी, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है यहाँ पे बेसिकली हम लोग यूरोपियन ब्लड से मैच कर गए हैं। यहाँ पे हो सकता है हम अगर यूपी में आप रह रहे हों, मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, तो हम भी हमारा और जो यूरोपियन का जो बेसिकली ब्लड है वो बेसिकली वो एक तरीके से सेम हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग का जो ब्लड बेसिकली हो गया है वो सेम हो गया है, ठीक है। हमारा अगर हम लोग का यूरोप और अमेरिकन से मतलब अगर वो किया जाए कंपैरिजन, तो हमारा जो रेस है बेसिकली सेम ही है, ठीक है। हमारा रेस अब देखो अफ्रीकन का निगोराइट रेस है, ठीक है, एक मैंगोलोराइट रेस है। लेकिन हम लोग हमारा जो ये यूरोप का जो रेस है बेसिकली सेम है, क्योंकि ओवर द पीरियड जो इंडो ग्रीक्स हैं, ठीक है, इंडो ग्रीक्स हो गए, साकाज हो गए, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कुषाण हो गए, पार्थियास हो गए, ये इंडिया में बसते गए बसते गए बस के, फिर लास्ट में मुगल वगैरह आए, ठीक है, राजपूत से मिल गए, शादी वगैरह किए, यहाँ पे एक तरीके से ये इस ब्लड में मिक्स हो गए। तो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा यहाँ के रीजन से और यहीं से यूरोप भी बना हुआ है, ठीक है। तो
हमारा यूरोप का जो रेस हो गया, जो ब्लड हो गया, बेसिकली अगर डीएनए टेस्ट किया जाए मोर और लेस बहुत ज़्यादा मैच कर जाएंगे, लेकिन हमारे जो साउथ मतलब जो इंडिया उसकी कंट्रीज़ का उतना नहीं मैच करेगा, क्योंकि उनका अफ्रीका से ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि उन निग्राइट रेस के पास, क्योंकि यहाँ पे एक जियोग्राफिकल बाउंड्री है, क्योंकि यहाँ पे एक विंध्याचल रेंज है जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक डिवाइड का काम किया, ठीक है। यहाँ के लोग तो आसानी से यहाँ पे ही ज़्यादातर बसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हालांकि हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा आपको वो बता दिए। अब देखिए यूरोप और इंडिया का जो रेस है कोकोजॉइड रेस, आपको बता दें तो उसका नाम जो साउथ इंडियन ज़्यादातर निग्रोइड रेस के, मंगोलाइड रेस वाले चाइना की तरह दिखते हैं, लेकिन कोकोजॉइड वाले रेस वाले बेसिकली देखिए मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल ले लो, उनको थोड़ा सा सांवला कर दिया जाए, बाल थोड़ा काला कर दिया तो इंडियन ही लगेंगे, क्योंकि हम अमेरिकन यूरोपियन सीमी रेस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अब अगर आप एकदम डीपली पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में, बेसिकली हम एक्चुअल इंडियन नहीं हैं, हम बाहर से ही आके बसे हुए हैं इस रीज़न से, और इसी रीज़न से यूरोप वाले भी बसे हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो संस्कृत से ही पैदा हुई है, ठीक है। तो हालांकि हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वो दिया हुआ है कि हम लोग कैसे एक कल्चर सेम शेयर करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमने ओवरव्यू दे दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट। तो हमने आपको ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी के बारे में पूरी स्टोरी, 9 से 7 कैसे हुआ, 9 से 7 कैसे हुआ, 7 से फिर 8 कैसे हो गया जब दमन एंड दीव नागरा एंड दादरा हवेली को मर्ज कर दिया गया, और स्टेट कैसे 29 से 28 हो गए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हटा दिया गया, ये सारा चीज़ हमने क्लियर कर दिया। तो आपको जो इंडिया यूनियन टेरिटरी है अलोंग द वेस्टर्न, इंडिया के वेस्ट वाला, वेस्ट साइड में जो यूनियन टेरिटरी है उसको आपको लिखना है वेस्टर्न मार्जिन वाला और ईस्टर्न मार्जिन वाला, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में। एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट, आपको अब मैप में अच्छे से पकड़ बनाना है, और आपको फाइंड आउट करना है कि स्मॉलेस्ट स्टेट अगर एरिया वाइज देखा जाए कौन सी है, और लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कौन सी है, और स्टेट विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री, क्योंकि बहुत सारी स्टेट है, कुछ स्टेट्स के इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं, जैसे जैसे पंजाब, आप अगर आप पंजाब का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, जैसे तो पंजाब का अगर एग्जाम्पल ले लें, देखिए पाकिस्तान से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश शेयर कर रहा है? नहीं, मध्य प्रदेश नहीं शेयर कर रहा है। छत्तीसगढ़ शेयर कर रहा है? नहीं। बिहार शेयर कर रहा है? हाँ। नेपाल से शेयर कर रहा है। वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है? हाँ। अब देखिए उत्तराखंड, ये आगे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी पूछेगा कि कौन से स्टेट कॉमन फ्रंटियर शेयर कर रहे हैं किस कंट्री से। देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एक कॉमन फ्रंटियर शेयर कर रहे हैं नेपाल कंट्री से। तो ये आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। फिर ये हो गया, क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग, अब आपको स्टेट, अभी हमने कॉमन फ्रंटियर वाला दिखाया नेपाल के साथ जो स्टेट कॉमन फ्रंटियर शेयर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको देखना है कि वो कौन कौन से स्टेट है जो पाकिस्तान से शेयर करते हैं लैंड बाउंड्री, चाइना से शेयर करते हैं, म्यांमार से शेयर करते हैं, बांग्लादेश से शेयर करते हैं। बेसिकली आपका प्रैक्टिस करवा रहा है ताकि आपका मैप में जो इंडियन मैप में है जो उसका पकड़ बैठ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करके लाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिकली इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ठीक है। इंडिया और उसके पड़ोसी के बारे में काफ़ी चीज़ें तो हम ऑलरेडी आपका क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन तो भी आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया ऑक्यूपाइड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। अगर साउथ एशिया, एशिया के साउथ में ही है, साउथ एशिया में काफ़ी अच्छा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, तभी तो इंडिया इतना डेवलप्ड है, चौथे नंबर पर मिलिट्री पावर में, 7वें नंबर पे एरिया वाइज देखा जाए है, ठीक है। परचेजिंग पावर में तो 3rd नंबर पे आता है, ठीक है। तो इंडिया में 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी, इसके बारे में क्लियर कर दिए। शेयर इट्स लैंड बॉर्डरी विद पाकिस्तान, हम देखिए इंडिया किससे लैंड बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान से शेयर करता है, यहाँ हल्का सा अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, ठीक है। और आवर सदर्न नेबर्स, हमारे कुछ सदर्न नेबर्स हैं, भले ही हम उससे लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करते हैं, लेकिन वो हैं बेसिकली, एक हैं श्रीलंका, एक है मालदीव। श्रीलंका और हमारे बीच में एक स्ट्रेट क्या होता है, अगर दो समझ लीजिए दो सी हैं, अगर उनको कोई एक पोर्शन जोड़ रहा है तो उसको कहते हैं स्ट्रेट, बेसिकली स्ट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेट। तो इसी तरीके से पूरे अगर वर्ल्ड मैप में देखा जाए बहुत सारी स्टेट पाए जाते हैं। तो ये जो ये जो स्टेट हैं जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है, पाक स्टेट, ठीक है। इनके बारे में देखो, नैरो चैनल है पाक स्टेट,
ठीक है। यहाँ पे गल्फ है, गल्फ है, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ क्या बेसिकली कोई भी अगर लैंड है, देखिए ये इसको हम कह सकते हैं गल्फ। ये अगर डीपली देखेंगे तो गल्फ बेसिकली होता है कि वो ओशियन रीजन जो 3 तरफ से लैंड से घिरा हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक अजीब थोड़ा ओशियन अलग टाइप का दिखे तो ये रीजन को गल्फ कहा जाता है। लेकिन अगर इसी गल्फ रीजन अगर यहीं पे अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा इधर ओशियन है और इधर ओशियन है, हालांकि ये इंडियन ओशियन ही है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो, लेकिन एक ये नैरो पैसेज इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो इस जो नैरो पैसेज को स्ट्रेट कहा जाता है। ऐसे वर्ल्ड ओवर में बहुत सारे स्टेट है, लेकिन जो इस स्टेट का है इसका नाम है पाक स्टेट। आप देखिए यहाँ पे आप जो इंडोनेशिया के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे मलक्का नाम का स्टेट है। ठीक है, अभी आके अगर मैप ओपन होता है तो हम आपको बता देंगे मलक्का स्टेट के बारे में। ठीक है। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अफगानिस्तान ये वो, यूरोप तक से हमारा हिस्टोरिकल, चाइना तक से बहुत सारे लोग आए। हुआंग सांग, वो हुआंग सांग अगर देखा जाए, हर्षवर्धना जब राजा हुआ करते थे, कन्नौज उनका कैपिटल था, तो हुआंग सांग आए थे जो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध की पढ़ाई भी करते। तो हमारा जो हिस्टोरिकल रिलेशन है वो काफ़ी पुराना है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, हालांकि इसमें बस आपको बता रहा है कि आप जानते रहिए हमारी हिस्टोरिकल पोजीशन बहुत पुराना है, उसे डीप में नहीं जाना है, लेकिन आपको ऐसे ओवरव्यू के लिए हमने दिखा दिया। तो आप मैप को इंडिया के देखो और अच्छे से समझो। ठीक है, इंडिया नेबर्स के बारे में समझा दिया, और आपको जैसा हमने बताया ना कि कौन कौन से स्टेट हैं, किससे बाउंड्री शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ आप क्लियर कर लोगे तो आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आगे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे दो सदर्न नेबर्स कौन हैं, ठीक है, जो हमसे लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करते, तो वो श्रीलंका एंड मालदीव। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम आपको स्टेट के बारे में क्लियर कर देते हैं, अगर आपके दिमाग में स्टेट से रिलेटेड डाउट है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए अब ये यहाँ पे साउथ चाइना सी है। अगर यहाँ से कोई शिप आना है तो एक पतले से चैनल से रास्ते से जाना जाएगा। तो ये जो चैनल है इसको कहा जाता है मलक्का स्टेट। अब ये इन दोनों में देखिए सुंडा स्टेट। अब यहाँ पे देखिए इसका ये यहाँ पे बैरिंग स्टेट, बेसिकली बैरिंग स्टेट किसको का दो ओशन को मिलाता है, आर्कटिक एंड पैसिफिक को। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये जो बेसिकली जो स्टेट होता है वो दो ओशियन या दो सी को मिलाने का काम करता है। ठीक है, और पेनिसुला के बारे में भी बता दिया। और गल्फ रीजन बेसिकली लैंड से जो कोई भी सी है 3 तरफ से मतलब होगी तो वो रीजन गल्फ कहलाएगा। अगर वही उल्टा है, लैंड जो है 3 तरफ से ओशियन है, तो वो पेनिसुला। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तो हमारी जो चैप्टर है बेसिकली वो पूरा खत्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज के कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। किसके टॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो किस स्टेट से नहीं पास करता है। हमने आपको पहले जब टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा रहा था बताया था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप याद करिए कि गुजरात से होते हुए फिर छोटा सा राजस्थान का एरिया लेता है, मध्य प्रदेश से तो गुजरेगा ही, फिर छत्तीसगढ़ से भी गुजरे क्योंकि उसी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बगल में झारखंड जो बिहार से अलग हुआ, उससे होते हुए फिर वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल में फिर इधर जो दो सिस्टर हैं बेसिकली 7 सिस्टर, उसमें है त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम मतलब उड़ीसा से नहीं गुजरता, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, जो ईस्टर्न मोस्ट है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट है तो बजाय से बात है ये ग्लोब है, तो ये होगा 0, तो इंडिया इधर है। ठीक है, यहाँ 68 तो यहाँ 97, 97.25। लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है तो यहाँ पे 97.25 हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है कॉमन फ्रंटियर विथ किस, ये उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। ये आप देखोगे यहाँ पे ऐसे उत्तराखंड मिलेगा, फिर उसके बाद यूपी मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बिहार मिलेगा, फिर यहाँ छोटा सा ऐसे वो मिलेगा वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे मिलेगा सिक्किम। तो ये सब एक कंट्री से बेसिकली कॉमन फ्रंटियर मतलब लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, उसका नाम है नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली नेपाल। इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवरत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप कवरत्ती आपको विजिट करना है समर वेकेशन के लिए तो आप किस मतलब यूनियन टेरिटरी विजिट करोगे, इसके लिए आपको यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल आना चाहिए। तो वो उसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, क्योंकि इसका कैपिटल है कवरत्ती। और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, पुडुचेरी का पुडुचेरी है, दमन एंड दीव का दमन है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होता है। माई फ्रेंड हेल्प फ्रॉम द कंट्री विच डज नॉट शेयर। मेरा जो एक फ्रेंड है इसमें कह रहा है कि एक मेरा फ्रेंड है वो ऐसी कंट्री से जो आता है जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। आइडेंटिफाई द कंट्री। भूटान करता है, बांग्लादेश भी करता है लैंड बाउंड्री, नेपाल भी करता है, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान करता है, ताजिकिस्तान नहीं करता है। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा आंसर। ताजिकिस्तान कैपिटल होता है दुशांबे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं।
आइए कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम बेसिकली सॉल्व तो नहीं करवाएंगे, बस देख लेते हैं ये क्वेश्चन है क्या ऑल अबाउट। तो पहला जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनका नाम बताना है। जैसे बात है लक्षद्वीप है। नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। तो इंडिया से बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, पहले तो रशिया ही आ जाता है, फिर कनाडा आ जाता है, फिर यूएसए आ जाता है, फिर चाइना आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, फिर 7वें नंबर पे इंडिया। तो ये सबका नाम आप लिख दो। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट। साउथ मतलब इंडिया के साउथ इधर और ईस्ट इधर है। साउथ ईस्ट में कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार, इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। सदर्न नेबर्स कौन से हैं हमारे? एक तो हो गया भैया वो श्रीलंका, फिर एक हो गया मालदीव, ठीक है। तो फिर इसके बारे में डिस्कस करें। सनराइज टू, और हम पूरा ये देख बता दिए थे कि अगर गुजरात, अगर ये इंडिया है बेसिकली, ठीक है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अगर इसका कंपेयर किया जाए तो 2 घंटे का बेसिकली फ़र्क हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है आपको ये डिस्कस करना है। हमने बता दिया जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.30 डिग्री ईस्ट से गुजरता है, तो इसके बारे में डायरेक्ट समझा दिया था। तो आपको बेसिकली इसका पूरा लिखना है कि हाँ यहाँ पे पहले सनराइज़ हो जाता है ये वो, तो आप अच्छे से इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन, सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्स्टिट्यूट ग्रेट सीजन। जो इंडिया का जो बेसिकली जो पोजीशन है इंडियन ओशन में बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, और ये इंडिया को बहुत सारी मतलब इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है अच्छे से लैंड रूट इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। तो ये सारा कोस्ट लाइन डेवलपमेंट में भी काफ़ी वो करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली क्या करना है, लिखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं।